हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के सीमाएं। इसका मतलब है कि जो अधिशोषण समतापी था जिसके बारे में पढ़ा गया था, जिसके अनुसार एक फॉर्मूला भी लाई गई थी, आपको याद भी होगा। फॉर्मूला था x/m इज इक्वल टू Kp⁻1/n। ये फॉर्मूला, इसके बारे में बातचीत की गई थी। तो यही अधिशोषण समतापी के अंतर्गत मैंने बताए थे। तो कुल मिला के अभी आपको ये जाननी है कि अधिशोषण समतापी में कमियां क्या थी, उसमें जो नोटिसिएबल जो डिफेक्ट थे वो सब क्या थे। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा ये। तो सबसे पहली बात, यह अवधारणा पूर्णतः असैद्धांतिक है। ये क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि आप ही लोग अपने आप से पूछिए कि जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया तो क्या इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपको अवेलेबल कराया? तो इसका आंसर मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये सैद्धांतिक कहाँ से हुआ? अगर मैथमेटिकल प्रूफ आपको मैं देता तब तो ये सैद्धांतिक होता। तो चूंकि इसके प्रूफ मैंने दिए नहीं, और ये मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको असैद्धांतिक कहा गया। नेक्स्ट, यह उच्च दाब पर लागू नहीं होती है। बिल्कुल, ये उच्च दाब पर लागू नहीं होती है। ये कैसे पता चला भाई? एक ग्राफ बनाए थे, आई होप आपको याद हो। नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप देखिएगा, बस आपको याद आ जाएगा, ठीक है। वो ग्राफ कुछ इस तरीके का था, ऐसे याद होगा, ऐसे स्ट्रेट गया था कुछ दूर तक ग्राफ, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया था, और फिर ज़्यादा प्रेशर पर ये एकदम स्ट्रेट ही निकल गया था, बिल्कुल इसके पैरेलल, याद होगा आपको। तो ये जो इलाका है यही है हाई प्रेशर वाला। तो आपको पता है कि उधर ग्राफ एकदम बिल्कुल स्ट्रेट ही हो गया था। इसका मतलब सिंपल है कि वहाँ पर काम ये नहीं करता है फॉर्मूला। आपको याद होगा कि पावर जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। यहाँ पे x/m इज इक्वल टू Kp⁻0 हो जाता है। यही बात कही जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, n व k वास्तविकता में स्थिरांक नहीं होते हैं। बिल्कुल करेक्ट। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि n और ये जो k है ये टेम्परेचर के बदलने के साथ बदलता है। अलग अलग गैस के कारण अलग अलग हो जाएगा जी, मतलब गैस यहाँ पर है तो आप सोचिए ना, ये कैसा कांस्टेंट है भाई? कांस्टेंट तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, हर समय सेम। अब ये कौन सा कांस्टेंट हो गया कि वो टेम्परेचर पर भी बदलता है, गैस बदल जाएगा तब पर भी बदल जाएगा। तो इसी कारण से इसको वास्तविकता में स्थिरांक नहीं कहा जा सकता है। तो आई होप आपको ये भी लॉजिक समझ में आ गया हो। अब चलिए आगे देखते हैं अगली जो बात है। अगली बात यह है कि यह अवधारणा केवल एक परतीय अधिशोषण को स्पष्ट करती है। एक परतीय आपको समझाया था मैंने कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक मटेरियल है, तो इस पर अगर एक दूसरा पदार्थ अधिशोषित हुआ है ये, तो बस एक ही परत जब तक अधिशोषित होगा तभी तक काम करेगा। अगर इसके ऊपर कोई दूसरा मटेरियल या के चिपकने लगे ऐसे ऐसे करके, तो फिर यहाँ पर ये नियम काम करने वाला नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अगला जो है टर्म, इसको समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये है आपका विलियन प्रावस्था से अधिशोषण। इसका भारी भरकम वर्ड है, ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। विलियन प्रावस्था मतलब बस विलियन अवस्था। इसका सिंपल मतलब होता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जो द्रव अवस्था होती है वही। तो बस इसका मतलब समझिए क्या है। ठोस अधिशोषक किसी विलयन में घुले हुए पदार्थों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर सकते हैं। इस घटना को विलयन प्रावस्था से अधिशोषण कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, और ये हम लोगों को पता भी है। क्या पता है भाई? कि कोई भी जो ठोस अधिशोषक है वो किसी विलयन में डूब करके उसके अंदर उपस्थित पदार्थों को अधिशोषित कर सकता है, और इसी को कहते हैं विलयन प्रावस्था से अधिशोषण। ये तो घर में भी होता है। याद कीजिए ना, घर में जब मान के चलिए मम्मी भोजन बनाई और उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया, तो उसके लिए वो क्या करती हैं? वो कहीं से चारकोल लेके आती है, या वो क्या करती हैं कि कोयला अगर है तो उसको धो लेती है ताकि उसकी गंदगी हट जाए सतह से, और उसको उस जो ग्रेवी बनता है उस लिक्विड में डाल करके निकालती है, तो फिर नमक थोड़ा कम जाता है। ये बात आपको पता होगा, या अगर पता नहीं होगा तो अपनी मम्मी से पूछिएगा, वो ज़रूर बताएंगे आप लोगों को कि हाँ, ऐसा करने से नमक जो है वो कम जाता है। तो होता कैसे है? जब उसको उस ग्रेवी में डुबोई जाती है तो वो नमक को अपने सतह पर अधिशोषित कर लेता है,
और इस कारण से उस मटेरियल में नमक पहले की तुलना में कम जाते हैं। तो ये जो मैंने बताए आपको उदाहरण, वही है विलियन प्रावस्था से अधिशोषण। आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल के विलयन में चारकोल डालने पर चारकोल एसिटिक अम्ल को अधिशोषित करने लगता है, जिसके कारण विलयन की सांद्रता घटने लगती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। सोच के देखिए कि अगर एक कंटेनर है और इसके अंदर एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक एसिड मैंने मार दिए, और इसका मान लीजिए पहले से मात्रा था 10 ग्राम, ऐसे ही मान लीजिए। अब इसमें मैं एक चारकोल को डालता हूँ इसको, और डाल करके जब इसको फिर बाहर निकाले, तो जब ये बाहर आया तो मुझे पता चला कि इस पर एसिटिक अम्ल का 2 ग्राम आ गया है। तो 2 ग्राम जब उस पर चला जाएगा तो अब ये 10 थोड़ी ना रहेगा, अब ये घट के हो जाएगा 8 ग्राम। इसका मतलब इसकी सांद्रता घट गई। तो वही कह रहा है जिसके कारण विलयन की सांद्रता घटने लगती है, यही बात था। ठीक है, अब आगे देखिए। अच्छा, मैं आपको बोलना भूल गया, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलनी है ताकि आप अपने नोट्स तैयार कर सके, ठीक है ना। मैं बस समझाने पे फोकस कर रहा हूँ। अब आगे देखिए, अगली जो बात है वो है चारकोल के द्वारा लिटमस विलयन को रंगहीन कर देना। बिल्कुल करेक्ट। चारकोल जो होता है, जो जस्ट अभी हम बात जो किए चारकोल, ये लिटमस विलयन को भी रंगहीन कर देती है। और इस पर तो क्लास में बड़ी डिटेल में बात हुई थी, बस वहाँ लिटमस ना बोल करके हम लोग शर्करा पर बात किए थे। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जो शर्करा का विरंजन है, चीनी का जो रंग, चीनी के रंग के जो हटाने की प्रक्रिया है, उसमें जंतु चारकोल का प्रयोग करते हैं। तो वो भी तो सेम टू सेम इसी का उदाहरण है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, प्रेक्षण। जब ये चीज़ को होते हुए देखा गया, किस चीज़ को? ठोस अधिशोषक के द्वारा अधिशोषित होने की प्रक्रिया को। तो क्या क्या ऑब्जर्व किए गए? तो ऑब्जर्व ये किया गया कि जो अधिशोषण की मात्रा है वो ताप बढ़ने पर घटती है। स्वाभाविक सी बात है, घटेगा ही। अब जरा सोच के देखिए ना, आप जो हैं इसको ध्यान से देखिए, यहाँ इसको आप इसमें डुबोए, और डुबोने के साथ इसको तेजी में गर्म भी कर रहे हैं, तो ये इसमें खाक जाएगा, ये तो खुद ही भाप बन बन के उड़ उड़ के भाग जाएगा। तो हम चाहेंगे ना कि भैया ये जल लिक्विड है, ये स्थिर रहे। ये क्या रहे? स्थिर। तो इसके लिए ताप को बढ़ाना नहीं है, ताप बढ़ाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये बात सही है कि ताप बढ़ाने पर अब की बार फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ताप बढ़ने पर घट जाएगी क्या? अधिशोषण की मात्रा। अगला देखिए, अगला है अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा, अधिशोषण की मात्रा उतनी ही ज़्यादा। ये बात आपको माननी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? आप अपने घर में ही आज जब आप डिनर कीजिएगा तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप जब रोटी के टुकड़े को थोड़ा सा लीजिएगा, छोटा सा, ठीक है, तो इसको जब आप सब्जी के अंदर डुबोइएगा तो उसके ग्रेवी की कम मात्रा इस पर चिपकेंगे। और अगला जब बाइट आप ले तो मैं चाहूँगा कि आप बड़ा सा रोटी ले, मतलब पूरा एक ही बार में नहीं, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज का। और अब जब इसको डुबोइएगा तो अब इसके ऊपर जो ग्रेवी का अमाउंट जमा होगा वो निश्चित रूप से पिछले बार से ज़्यादा होगा। मतलब जितना बड़ा अधिशोषक, इस पर अधिशोषण उतना ही ज़्यादा, और जितना छोटा अधिशोषक उस पर अधिशोषण उतना ही कम। एकदम सिंपल सी बात है। अगली बात देखिए, अगला क्या है? अधिशोषण की मात्रा विलयन में उपस्थित विलय की सांद्रता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया, अंदर जो विलय पदार्थ है उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी ही नहीं, तो अधिशोषण ज़्यादा कैसे होगा? अब सोच के देखिए ना कि आप जो हैं चारकोल से किसी सब्जी में से नमक कम करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप प्रयास कर रहे हैं और बीच प्रक्रिया में आपको याद आया है कि अरे नमक को कम क्यों कर रहे हैं, नमक तो अभी डालवे नहीं किए हैं। तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी टाइप बात हो जाएगी ना। विलयन में विलय की सांद्रता जब तक रहेगी नहीं तब तक अधिशोषण किसका कराइएगा? तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका अधिशोषण की प्रक्रिया है, अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो विलय की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर विलय पदार्थ ज़्यादा होगा तो अधिशोषण ज़्यादा होगा, और अगर विलय पदार्थ कम होगा तो अधिशोषण भी क्या होगा? कम होगा। वेरी गुड। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है? अगला है अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक एवं अधिशोष्य दोनों की प्रकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल निर्भर करेगी। सोच के देखिए ना, अधिशोष्य ऐसा हो जो कि अधिशोष्य ऐसा हो जो अधिशोषक के ऊपर चिपकता ही नहीं है, तो क्या आप निकाल पाओगे?
नहीं। जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, इसको मैं साफ करता हूँ समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ, देखिए ये एक कंटेनर है, इसमें रंग है। अब एक तरफ हम कांच का एक छड़ी लाए हैं, पाइप है ये, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, कहीं से तोड़ के लाए। एक बारी एकदम चिकना जो स्मूथ सा कांच है, सीधे इसको डाल करके इसको निकाली गई है, तो इस पर जो रंग चिपकेगा, ठीक है, इसके सतह पर, इस लकड़ी जो खुरदुरा सा है इसको डाला गया और तब निकाला गया। तो आपको पता है इस पर अगर रंग इतना चढ़ेगा, जो बिंदु से आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इतना, तो इस लकड़ी पर जो होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो अधिशोषक है, इसका जो सतह है, वो इसके प्रति ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात देखिए, निष्कर्ष। ये सब बात से निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है ना, जब अधिशोषक को द्रव में डुबो करके ये सब प्रक्रिया कराए तो निष्कर्ष ये निकला कि इसके भी जो समीकरण है वो अधिशोषण समतापी के जैसे ही हैं, x/m बराबर k c का पावर 1/n। बस हल्का अंतर था कि वहाँ पर p था और यहाँ पर क्या है c, और c का मतलब क्या है, सांद्रता। c का मतलब सांद्रता, और सांद्रता में भी क्या, मोलरता। सांद्रता में भी क्या, तो मोलरता, जिसको कहते क्या है, मोलैरिटी। इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो बस ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। इसी बात को लिख दिया गया है कि विलयन से अधिशोषण की मात्रा, विलय की सांद्रता, यही जो सी है, पर निर्भर करती है। इसे फ्रायंडलिक समतापी द्वारा निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जो आपके सामने यहाँ देखिए व्यक्त है। इसमें सबका मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो अधिशोषित विलयक पदार्थ की जो मात्रा है उसको एक्स से डिनोट करते थे। स्मॉल एम अगेन वही अधिशोषक का द्रव्यमान, सी का मतलब विलय की सांद्रता, करेक्ट, और एन व के क्या है, स्थिरांक, जो रियलिटी में स्थिरांक है ही नहीं। क्यों नहीं है, जस्ट अभी हम लोग बात किए थे, क्योंकि ये टेम्परेचर और गैस के बदलने से बदल जाते हैं। अब अगला आता है अधिशोषण के अनुप्रयोग। इसका किस किस चीज़ में उपयोग किया जा सकता है। तो पहला, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, करेक्ट, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। ये कैसे होता है भाई, तो इसमें देखिए होता ये है कि जैसे कि मान के चलिए कि एक कंटेनर है ये, ठीक है, और हमसे किसी ने कहा कि भैया इसमें से सारा गैस को बाहर निकाल दो इस नली की सहायता से। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक लगा दिए निर्वात पंप, और निर्वात पंप से सारा का सारा हवा इसके अंदर से ऐसे करके ऐसे बाहर खींच लिए, ठीक है। जब बाहर खींचे तो पूरा का पूरा खाली हो गया, अंदर में कुछ नहीं था। ध्यान से समझिएगा ये बात को, ठीक है, अंदर में कुछ भी नहीं था। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि फिर जब कुछ नहीं था तो फिर इसको तो आप हटाओगे ना, निर्वात पंप जो यहाँ लगाए हो आप, इसको तो अलग करोगे। अब जब इसको अलग की जाती है, समझिएगा ज़रा, जब इसको अलग की जाती है, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसको अलग जब की जाती है और झट से अलग करके इसको पैक किया जाता है, उसी प्रक्रिया में थोड़ा सा गैस एंटर कर जाता है, क्योंकि इस ढक्कन को हटाओगे और फिर इसका ढक्कन को यहाँ लगाइएगा, तब तक तो बीच में थोड़ा सा समय का गैप हो जाएगा ना। तो लोग क्या करते हैं, वो एक स्मार्ट मूव करने लगे हैं। वो क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, जब कहा जाता है कि देख भैया इसके अंदर जो है गैस है ऑलरेडी और उसको निकालना है बाहर, तो हम लोग क्या करते हैं कि अंदर में पहले ही एक पदार्थ को डाल देते हैं, ठीक है। ये एक मान लेते हैं सिलिका जेल है, ये आप जानते हैं इसलिए मैंने उसी के नाम ले लिए। तो ये सिलिका जेल है, ठीक है, आपको पता है ये नमी को अधिशोषित कर लेता है। तो सिलिका जेल है, अंदर डाल लिए। अब उसके बाद याद किए किसको, वही निर्वात पंप, इससे सारा का सारा एयर खींच दिए। अब एयर खींचने के बाद फिर अब इसको हटाए और जल्दी से इसको पैक किए। अब आपको पता है कि कितना भी जल्दी क्यों ना कीजिए, अंदर में कुछ ना कुछ तो गैस चला ही जाएगा। तो ये सब गैस अंदर आ गया था थोड़ा सा 3-4। अब ये जो अंदर जो सिलिका जेल बैठा है ना, ये क्या करेगा, इस सब को खींच लेगा अपना तरफ, इस सब को, और खींच के अपना ऊपर अधिशोषित करा लेगा और ये पूरा का पूरा अंदर में ये सब खाली कर देगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली निर्वात हो गया कि नहीं। तो उच्च क्वालिटी का निर्वात ज्ञात करने के लिए अंदर में अन्य पदार्थ को उपस्थित करवा के अधिशोषण की प्रक्रिया करा देते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके अनुप्रयोग। अगली जो बात है वो है गैस मास्क के रूप में। ये सब कौन यूज करता है पता है, जो कोयला के खदान उदान में जाते हैं तो उनका जो मास्क होता है ना, उनके द्वारा जो मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, उस मास्क में जो 2 कपड़े होते हैं, ये जो कपड़ा है इसके बीच में एक मान के चलिए ना अधिशोषक पदार्थ डाला हुआ रहता है। जब वो व्यक्ति इसको पहन लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई इंसान है और एक मिनट
मिनट, मैं रफली बनाता हूँ, ठीक है। ये एक पर्सन है और ये जब इसको पहनता है, मान के चलिए, 1 मिनट, हाँ चलिए मान लेते हैं इसको मास्क पहना, तो मान के चलिए कि एक मास्क इसको पहना है, ठीक है। ये इसके ईयर से इधर कनेक्टेड होगा और उधर भी कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जब ये मास्क पहनेगा, कि पूरा का पूरा मास्क है ऐसे, ठीक है, और जब ये सांस लेगा, तो सांस लेने की प्रक्रिया में, चूँकि कोयले के खदानों में जो है ना जहरीली गैसें होती हैं, ठीक है, और वो बहुत नुकसानदायक होता है, इंसान का जान जा सकता है। तो ये जो मास्क बनाई जाती है वो इतनी स्पेशल क्वालिटी की होती है, ये वाला जो मास्क यहाँ लगाया जाएगा, कि जब गैसें जाएंगी इसके तरफ, ध्यान दीजिए, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, रुक जाइए, यहाँ से जब गैसें अंदर की तरफ जाएगी, तो जितनी भी जहरीली गैस है, जो पॉइजनस गैसेस हैं, वो सब के सब मास्क में ही फंस जाते हैं, ठीक है। और इस व्यक्ति के नोज में, ध्यान दीजिएगा, मैं नोज में एंट्री करा रहा हूँ इसका गैस, तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं दूसरे कलर से यूज करता हूँ। देखिए जो अंदर जाएगा गैस, ये प्योर होगा ऑक्सीजन, मतलब इसमें जितने भी पॉइजनस गैस थे, जहरीले, वो मास्क में ही फंसे रह जाएंगे। इसलिए इन लोगों को कहा जाता है कि 5 to 6 आवर के बाद मास्क बदलना है, के बाद क्या करना है, मास्क को बदल लेनी है, ताकि फिर फ्रेश हो जाए चीज़ें और फिर बढ़िया से काम हो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगली बात देखिए, अगली बात है आर्द्रता पर नियंत्रण। आर्द्रता का मतलब वही नमी, वो जो सिलिका जेल वाला उदाहरण दिए वो एकदम परफेक्ट काम करेगा। जूता उता में जो सिलिका जेल डाल दिया जाता है, ये उसी का उदाहरण है। अगला है विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाना। जस्ट अभी मैंने बताया शर्करा का जो रंग हटाया जाता है, तो वो उसी के उदाहरण थे। अगला है विसमांगी उत्प्रेरण। ये इंटरेस्टिंग है। वैसे उत्प्रेरण के प्रकार में पढ़ाऊंगा ना तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक काम करो, फिलहाल इसको लिख लो, इसको जब मैं समझाऊंगा ना विसमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं रफली बस समझा देता हूँ। विसमांगी उत्प्रेरण वो होता है जिसमें अगर प्रतिकारक आपका है गैस और आपस में अभिक्रिया करके गैसें बना रहा है, तो उत्प्रेरक के रूप में हम लोग ले लेते हैं सॉलिड। अब जरा सोच के देखिए, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो अलग अलग अवस्था हो गया। तो यहाँ जो अधिशोषण होगा उसी को कहते हैं विसमांगी उत्प्रेरण। हो सकता है अभी समझ में आपको ना आया हो, क्योंकि मैंने ठीक से समझाया भी नहीं, तो तनाव मत लीजिए, बस केवल और केवल आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जस्ट अगले दिन हमारी मुलाकात है तो हम लोग इस पर बात कर लेंगे बढ़िया तरीके से। अगला देखिए, अक्रिय गैसों का पृथक्करण। बिल्कुल, अब होता क्या है ना कि जो अक्रिय गैस हैं वो तो अभिक्रिया करते नहीं हैं, और इसमें अभिक्रिया करने वाले गैस अवेलेबल होते हैं, तो उसमें हम लोग अधिशोषक डाल देते हैं। तो अधिशोषक सब उससे अभिक्रिया कर जाता है, अक्रिय गैस जैसे का तैसे रह जाता है। तो सबको अलग कर लेते हैं, तो कंटेनर में हमारा केवल कौन बच के रह जाता है, अक्रिय गैस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यह है लास्ट डिफिनीशन, बड़ा सिंपल सा बात है। समझिए कैटेलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें क्षमता होती है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देगा नहीं तो घटा देगा। तो यही है इसकी डिफिनीशन, कि वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये एक रासायनिक पदार्थ होता है, ध्यान रहे, ये क्या होता है, रासायनिक पदार्थ। ये किस में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में, और भाग लेकर क्या करता है, ये भाग लेकर के अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित में क्या करेगा, या तो बढ़ा देगा नहीं तो घटा देगा। एक एग्जाम्पल, ये KClO3 MnO2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके KCl और O2 का निर्माण करते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, वो प्रतिफल के निर्माण में भाग नहीं लेता है। मतलब जैसे अलग था शुरू में, वैसे ही लास्ट में भी अलग हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये सब नोट को जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद इस पर ज़रूरत हुई तो और भी बात कर ली जाएगी।